देखिए इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी और इसका मकसद ही यही था कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। इसी वजह से उसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, हर सूबा एक मेंबर नॉमिनेट करता था और वफाक की तरफ से एक नॉमिनेशन आती थी और उसकी चेयरमैनशिप भी रिवॉल्व होती थी इन 5 मेंबरों के दरमियान। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। ये 6ठा मेंबर एक आ गया और वो अब चेयरमैन इरसा वो हुआ करेगा। मेरी कल बात करने की कोशिश की थी, वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, आज इंशाल्लाह बात होगी। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये था, जाम खान शोरे साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इस पर हम एहतजाज करें। इस पर ग़ालिबन केयरटेकर गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था कि ये एक्ट या जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं जबकि नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है। और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने जमहूरी तरीका तो ये था कि उसको नेशनल असम्बली में ले जाते, उसको सेनेट में ले जाते। अगर एक्ट पास होता और उस पर ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान अपना राय का इजहार करते और मेरा ख्याल है कि ये एक्ट पास नहीं होता असम्बली से, नेशनल असम्बली से इस वक्त। लेकिन उन्होंने अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। खैर वो तो बात की बात है ना, हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं, इस चीज़ को हम मानते ही नहीं हैं कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। नहीं तो पहले ये हुआ करता था ना, वापडा चलाती थी ये पानी की तकसीम, और उसके बाद इंडिया रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी और वाटर अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद कहा गया कि इसको वफाक या वापडा के कंट्रोल से निकाला जाए और वापस 1951। अब मुझे हैरत ये है कि PMLN की हुकूमत ही थी 1991 में जिसने ये वाटर अकॉर्ड बनाया था। हमें अकॉर्ड पे और बहुत सारे हमें इतराज़ात हैं, लेकिन उसको बेहतर करने की बजाय उसको और ख़राब कर दिया छोटे सूबों के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें एक वक्त में तो ये भी हुआ था कि वफाक का जो नुमाइंदा होगा वो भी छोटे सूबों यानी छोटे नहीं बल्कि जो टेल में सूबे हैं, सिंध या बलूचिस्तान, और प्राइमरली सिंध इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो सिंध से होगा, वो भी ख़त्म होगी बात। और एक वफाक का नुमाइंदा कर दिया। और जैसे मैंने कहा, इतराज़ हमें उस नुमाइंदे पे भी है जो उन्होंने किया है। जो साहब उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, और इस शख्स ने उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की हिमायत में, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट? कालाबाग डैम। भाई मतलब क्या, मतलब मैं कोई छुपा नहीं रहा, जफ़र महमूद नाम है बंदे का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। मतलब नाम मुझसे पूछेंगे तो सब बताऊंगा आपको। तो ये इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूंगा। हमने अपनी जो नेशनल असम्बली में, कल जाम खान शोरो साहब ने नेशनल असम्बली में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी आगाह किया है, नेशनल असम्बली में भी कल इस पर बात हुई है। और ये किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, एक आदमी कल जो है अमन अमान के हवाले से आपने बात की, लेकिन अब तक सिंध में अमन अमान की जो सूरत है वो बेहतर नहीं हो रही। कब तक सिंध के लोग डाकू देखिए, राज का मुकाबला करेंगे? कल हमारी कैबिनेट फॉर्म हो गई है, होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, हमने कुछ अफसरान के लिए लिखा भी है और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे तो उस पर हम काम करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छी थी, मैं कभी ये बात नहीं की, लेकिन पिछले 6 महीने में, और वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई ये केयरटेकर के टाइम पे। और हमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने भी ब्रीफिंग दी है, कल मैंने कैबिनेट को भी ब्रीफिंग दिलवाई थी ऑर्डर के ऊपर, और यही बताया था कि ख़ास तौर पे पिछले 3-4 महीने हालात ज़्यादा ख़राब हुए और इंशाल्लाह ताला हम हमारी पूरी कोशिश होगी। सबसे पहली तरजीह अमन अमान है और उसको बहाल करने के लिए। एक सेकंड, इसका जिस तरह गलती हुई है, इसी तरह NFC वार्ड में भी सिंध के साथ मुसलसल गलती हो रही है, तो इस हक के लिए
उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब नहीं नहीं, NFC अवार्ड पे तो हम वक्तन फ़वक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं वो लिखते रहते हैं और हमें मिलते रहे हैं। वो कलेक्शन ही उनकी वीक है असल में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे और हम अपनी जो टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपना जायज़ हक मिले। उनकी कलेक्शन कम होती, जहाँ तक अरियर्स का ताल्लुक है इस वक्त भी कुछ अरियर्स है और उस सिलसिले में मैं उनसे लिख रहा हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, एरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और देखें, ये इत्तेहाद आप समझते अच्छा, हैं इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट, इत्तेहाद नहीं है सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा और हम रिटेस्ट करेंगे। एक इधर से ले लो, फिर इधर से लेता हूँ। खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। मैंने आपको बताया था जब 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सदर जरदारी मुल्क से बाहर थे, तो मैंने उस वक्त सदर जरदारी से चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद पूछा कि मैं किस तरीके से काम करूं वफाकी हुकूमत से। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुमने तो काम करना है उनके साथ, तुम इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से टाइम लो और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं। और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पे है, बातें की थी जो सिंध के इश्यूज थे उनके ऊपर। शाह साहब ये बता दें, मेरे सवाल है, अकरम पूछते फिर आप। हाँ, शाह साहब मेरा सवाल ये है कि तीसरी मरतबा जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए तो आलात आपके लिए बड़े साजगार हैं, वफाकी हुकूमत भी आपका है, यहाँ इंतज़ामिया भी, चीफ सेक्रेटरी आपकी पसंद का आ गया है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, तो बेहतर डिलीवरी के हवाले से आपके पास क्या हिकमत अमली? देखिए इंशाल्लाह ताला पहले भी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हमने कर दी थी, लेकिन हमारी डिलीवरी का जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें, जब भी हिस्ट्री रही है 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन इससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चाहे हालात साजगार हों या ना हों, हमने डिलीवर करना है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत हमेशा यही होती है। तो हम सिंध के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं और उसके साथ साथ ये भी बता कि उनकी उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। तो जैसे भी हालात होंगे, आपने कहा साजगार हैं, मैं तो हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हालात कैसे भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी 3.5 साल बिल्कुल ठीक गुजारे। जी एक सेकंड, साहब ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है, लेकिन जिन भी आपकी हलफबरदारी होती है, सदर की हो, आपकी हो, तो कुछ जमातें एहतजाज करती हैं, हड़ताल करती हैं और वो कहते हैं आप जाली फार्म 47 वाले हैं, आप 45 वाले नहीं, तो ये आपका जाली मैंडेट कब तक? मैंने अच्छा एक सेकंड, मैं इतराज़ कर रहा हूँ आपके इस लफ्ज़ पे। आपके वो कह रहे हैं ना, आपने अपनी तरफ से सवाल किए, मैं इसलिए एहतजाज करूँगा। अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे, आपको याद होगा, पहले दिन कहा था कि हमारी तरफ जितने MPs बैठे हैं उनके फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मेरी है, दिखा दें एक भी। अगर उनको कोई एतराज़ है तो जाए इलेक्शन कमीशन,
اور جس جماعت, مجھے نہیں پتا آپ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت, اچھا اس کی بات کر رہے ہیں یار, اس نے بندے کتنے کھڑے کیے تھے انہوں نے, لوگ چلے اس کی بھی بات کر لیں, انہوں نے پورے سندھ میں جو سنی تحریک آپ انڈیپینڈنٹ تھے اس وقت, لوگ کتنے کھڑے کیے تھے. وہ تو کبھی حکومت بنانے کے ارادے سے ہی نہیں آئے تھے, انہیں پتا تھا وہ ہار رہے ہیں. میرا خیال ہے جی ڈی اے نے پورے سندھ میں 130 سیٹیں ہوتی ہیں, میرا خیال 30 سے اوپر پہ ان کے نمائندے کھڑے نہیں تھے. اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنٹس جو اب سنی تحریک ہیں یا پتہ نہیں پی ٹی آئی ہیں جو بھی ہیں, ان کے بھی 50-60 سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں تھے. تو وہ تو کبھی حکومت بنانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے, وہ تو ہارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے الیکشن, اس لیے کہ انہیں پتہ, کوئی بھی الیکشن ہارنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, لیکن انہیں پتہ تھا کہ وہ ہاریں گے, انہیں بڑی اچھی طریقے سے پتا تھا. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات بتا رہا ہوں, میرے پاس 169 پولنگ سٹیشنز تھے. اچھا میرے پاس جی ڈی اے کا نہیں تھا, وہ پھر اتحاد ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا, ان کو خود نہیں پتا تھا, وہ نشان ایک بتاتے تھے, لوگ خود پریشان تھے. 169 پولنگ سٹیشنز ہیں, میرے خیال ہے 19 یا 20 پہ ان کے کوئی لوگ تھے موجود جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے. 150 کے قریب پولنگ سٹیشنز پہ ان کا بندہ ہی موجود نہیں تھا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 جو بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ, ایک سیکنڈ یار میں ختم کروں, کہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کی ہے. ہمیں خود کچھ جگہوں پہ اعتراضات ہیں, اور ہم اس کے لیے پراپر کوئی اور طریقہ نہیں کر رہے, ہم ایک پراپر طریقہ الیکشن کمیشن میں یا پھر ٹرائیبیونلز میں جانے کا وہ کریں گے. آ جائیں گے, میسج آ جائیں گے. پچھلے سال 2000 روپے دیا تھا ہم نے, اس 5000 پہ تقریباً 44 لاکھ لوگ, 44 لاکھ خاندان, یعنی جو 60% بنتے ہیں سندھ کے صوبے کا, اور اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 22 ارب روپے سے زیادہ ہے. ہمیں سوچنا پڑتا ہے جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اور اس میں وہ لوگ ہیں جن کی منتھلی یعنی ماہانہ ارننگ جو ہے 35,000 روپے تک کی ہے. جس شخص کو 35,000 روپے ماہانہ جس کی آمدنی ہوتی ہے اس کے لیے 5,000 اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ اس مہنگائی میں کافی نہیں ہے, لیکن یہ حکومت کی طرف سے سپورٹ ہے کہ یہ بابرکت مہینے میں انہیں جتنی ریلیف دے سکیں وہ ہم دیں. تو آپ کی بات سے میں ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے بتایا کہ پچھلے سال 2000 تھی, اس سال 5,000 روپے ہے. تو اگین یہ کچھ ان کی تکلیفوں میں اس کے ازالے کے لیے ہم کر رہے ہیں. نیا وزیر خزانہ ہے کہ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, وزیر خزانہ صاحب, میری ان سے پہلے ملاقات بھی جب حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے, اور حبیب بینک کے ساتھ سندھ حکومت کام کر رہی تھی. خاص طور پہ حبیب بینک نے فلڈز کے موقع پہ ہمیں 2 ولیجز بھی بنا کے دی تھیں, اور اس سلسلے میں بھی ان سے میرا ہوتی تھی. ان کی ارادے اچھے نظر آ رہے ہیں, ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. میں امید کروں گا کہ اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ مثبت کردار ادا کریں, اور انشاءاللہ تعالی میری امید یہی ہے کہ وہ کریں گے. یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے خود, جو میں نے سنا ہے, خود پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے جو اقدام ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم فالو کریں گے. انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بار نہیں کئی بار ذکر کیا ہے, اور یہ ایک جو ہم تو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں مانتے, آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے ہیں, لوگ تو سندھ کے مانتے ہیں اس لیے ہمیں ووٹ دیتے ہیں. مجھے امید ہے اس دفعہ آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں مانیں. آخری سوال کریں. سر اہم مسئلہ ہے کہ جو کراچی سندھ کے تعلیمی بورڈز ہیں اس میں جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد مزید تباہی ہوئی, اور ایک کراچی انٹر بورڈ سب سے بڑا بورڈ ہے, ایک ایسے چیئرمین کو لگا دیا جو ہیراسمنٹ پر ملوث پایا گیا, سزا ہوئی, اس کے بعد گورنر سندھ نے جو ہے ان کی سزا معطل کر کے دوبارہ ان کام کرنے کے لیے کہا ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں خود, اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ بورڈز کو, اور واقعی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کافی ایشوز ہیں اس میں, اور اس وقت کوئی وزیر بھی نہیں ہے, تو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کو میں خود دیکھ کے اور جلد سے جلد ان کی بہتری کروں گا.